देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान के जरिए मीडिया के पब्लिक ट्रायल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि झूठी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। एक समारोह में सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे 8-10 तय ठिकानों पर जहां पब्लिक आती है वहां ये बताया जाए कि फला चैनल ने किस तरह की खबर दिखाई और ये झूठी थी। इस तरह मीडिया के पब्लिक ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है। इससे पहले केजरीवाल मीडिया, खासतौर पर टेलीविजन चैनलों की काफ़ी आलोचना कर चुके हैं। दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल में भारतीय मीडिया द्वारा वहां आई प्राकृतिक आपदा के कवरेज को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है और सोशल मीडिया पर गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। ट्विटर पर कुछ लोगों ने लिखा, भारतीय मीडिया को न तो पड़ोसी चाहते हैं और न ही देशवासी। आखिर नेपाल में भारतीय मीडिया की आलोचना के कारण क्या है? कुछ नेपाली पत्रकारों के अनुसार भारतीय सरकार के जबरदस्त राहत कार्यों पर भारतीय मीडिया की असंवेदनशीलता ने पानी फेर दिया। वो कहते हैं कि भारतीय मीडिया ने पीएम मोदी के नाम की माला जपी, जिसे वहाँ के लोगों ने पसंद नहीं किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाएं भारतीय मीडिया के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए? क्या भारतीय मीडिया को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए? देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनसत्ता अखबार के संपादक ओम थानवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा तजुर्बा रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के प्रभाकर सिन्हा और मीडिया क्रिटिक विनीत कुमार। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम थानवी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में, क्या ये कहीं हमारे लिए कोई चिंता का सबब बननी चाहिए? ये बात पहले भी कह चुके हैं केजरीवाल। बहुत साफ शब्दों में कहा था। आशुतोष की जब किताब का लोकार्पण हुआ तब भी उन्होंने ये बात कही थी और मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक वो जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, पर राजनेता की तरह वो कोई बहुत दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो बिरादरी है ये इसमें ये सारी खामियां होती हुई भी कि बहुत से चैनल, बहुत से अखबार जो हैं वो कईयों दूसरे लोगों के हाथों में खेलते हैं। कई बार जानबूझ के नहीं भी करते हैं। केजरीवाल अगर कहते हैं कि हमने तोमर के मामले में सारे अखबार या टीवी वालों को दस्तावेज भेज दिए थे, मुझको नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे अखबार हैं जिनको जो इंतजार कर रहे हैं कि तोमर जो है उसके मामले में अगर सच्चाई थी, उस सच्चाई आपको तथ्य रख देने चाहिए थे। पर ये इस तरह की सार्वजनिक तकरार जो वो कह रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि न मीडिया के लिए कोई बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राजनीति अगर ऐसा करने लगेंगे, वो एक ऐसे मंच पे जाएं जो मीडिया का मंच है और वहां पर तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखते हैं और उनको निपटने दें। और कुछ नहीं होता है फिर शिकायत करें कि देखिए हमारा ये कहने के बावजूद प्रेस काउंसिल या फलानी संस्था ने कुछ सुनवाई नहीं की। ठीक है। राहुल देव जी, ये जब से दूसरे अवतार में अरविंद केजरीवाल आए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मीडिया के साथ एक तरह का हॉस्टाइल एटीट्यूड है उनका, और जो बयान आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। ओम थानवी साहब ने उनके एक बयान से आंशिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल चूंकि राजनीति में भी नए हैं तो थोड़ा उनका ये नयापन दिख रहा है। आप देखिए कि जो पार्टियां पिछले 50-60 साल से मीडिया के साथ जी रही हैं, मीडिया से नुकसान भी उठाती हैं, मीडिया का फ़ायदा भी उठाती हैं, उनके साथ एक उनका रिश्ता है, वो लोग आज तक इस तरह की बात नहीं करते कि साहब मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। तो ये कोई मतलब कोई नई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जब राजनेताओं को या किसी सरकार को मीडिया से शिकायत हो। शिकायतें हमेशा रही हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि मीडिया का काम ऐसा है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की खुलेआम बार बार बात करता है तो वो थोड़ा दिख रहा है कमजोर है। वो थोड़े अभी उनका हाजमा जो है थोड़ा बहुत जल्दी वो उत्तेजित हो जाते हैं। कमजोर शब्द का इस्तेमाल आपने ज्यादा सख्त कर दिया। नहीं, ये मुझे दुख है इस बात का कि खास तौर पे एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा नेता ये कह रहा है जिसका निर्माण ही शायद मीडिया, आधा मीडिया के कारण हुआ है, पूरा तो नहीं कहेंगे। तो वो दिन कैसे भूल जाते हैं? क्या उस समय भी मीडिया ने उनके पक्ष में सुपारी ली हुई थी, जिन समय उनको पूरे दिन की कवरेज मिलती थी और बाकी सारी खबरें दब जाती थी? तब उनको शिकायत क्यों नहीं हुई? तब दूसरों को शिकायत हो रही थी। क्या उस समय कुछ और हुआ था ऐसा पर्दे के पीछे, कोई समझौता था? तो
ये थोड़ा सोच समझ के अगर अरविंद ये बात कहेंगे तो उनकी गंभीरता की जो छवि है वो थोड़ी बनी रहेगी, वरना प्रभाकर उसको सिन्हा गंभीर साहब, खतरा है। आप मीडिया स्टडीज़ में अध्ययन करते हैं इन सारी चीज़ों का कि मीडिया किस तरह से खबरें दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, और उसमें जो ये शिकायतें हैं, अभी मैं चूँकि अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है तो मैं पहले उस पर बात करूँगा, फिर नेपाल पे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं टेलीविज़न में ख़ास करके, वो ठीक है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में ठीक नहीं है। हमारे जो पुराने भी अध्ययन है उसमें हम लोगों ने जब कंटेंट का एनालिसिस किया था तो उस समय भी लगभग 80% कंटेंट बायस थे ऑन एन एवरेज। और जो जहाँ तक बात है परिपक्वता की, 80% किसका? जो जिन 6 चैनलों का हमने अध्ययन किया था उसमें वो बायस थे। प्राइम टाइम में हम लोगों ने 7 to 11 PM में अध्ययन किया था, तो उनकी खबरें अगर जो पैरामीटर्स हैं क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम एनालिसिस कर लें, 10-12 पैरामीटर्स हम लोगों ने चूज़ किए थे, तो उसका ये निष्कर्ष निकला था कि 80% कंटेंट किसी न किसी के पक्ष में, वो न्यूट्रल नहीं है। दूसरी बात जो है कि वो मैच्योरिटी वाली जो बात कह रहे हैं, ना मीडिया में मैच्योरिटी आई है ना अरविंद केजरीवाल में। वो पहले भी हॉस्टाइल थे, अभी भी हॉस्टाइल हैं। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि वो मीडिया का अटेंशन हमेशा ग्रैब कर। लेकिन उनकी क्या ये बात सही है कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए? देखिए, मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, ये तो एक ऐसा उनका जो ये आइडिया है वो पहले तो किसी भी हिसाब से फीजिबल नहीं लगता और कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। पब्लिक ट्रायल का आप कोई एक उदाहरण देख लीजिए किसी भी फील्ड में, तो वो कोई बहुत परिपक्व उदाहरण नहीं मिलेगा उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, विनीत कुमार साहब, आप मीडिया पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, काफ़ी आलोचना भी करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल के इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि पहली बार सुनने में लगता है कि केजरीवाल जो पब्लिक मीडिया के पब्लिक ट्रायल की बात कर रहे हैं, बहुत नई बात कर रहे हैं। लेकिन सालों से सोशल मीडिया पर पहले ही से लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद सोशल मीडिया से निकल कर आई है, अगर इस चीज़ को वो गंभीरता से समझते हैं तो जानते हैं कि आज दोपहर में सारे एंकरों को अपनी स्टोरी, अपने प्राइम टाइम में वो क्या करने जा रहे हैं, ये डिस्कशन सब पहले ही दोपहर में आ जाता है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रेशर है मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो ट्रायल चल रहा है, एक एक एंकर का ट्रायल चल रहा है। नहीं, सोशल मीडिया अलग है और टेलीविजन मीडिया बिल्कुल जी। दूसरी चीज ये कि केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, पब्लिक ट्रायल की बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हम जैसे मीडिया क्रिटिक को तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा काम वो करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज में बड़ी दिक्कत समझ में आ रही, वो दिक्कत ये है कि मीडिया का चरित्र अब आज भी नहीं बदला है और 2011-12 में भी नहीं बदला था, जब केजरीवाल उन्हीं मीडिया संस्थानों से बेस्ट सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहे थे। ये तब अवार्ड उन संस्थानों से ले रहे थे जो ये मीडिया संस्थान 2G स्पेक्ट्रम मामले में बुरी तरह दागदार हो चुकी थी, लोगों के कटघरे में आ चुकी थी। सोशल मीडिया और तमाम तरह के लोग ऐसे मीडिया संस्थानों पर सवाल उठा रहे थे और उन्हीं संस्थानों से केजरीवाल जाकर के अवार्ड ले रहे थे। तो मुझे इस चीज को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो केजरीवाल मीडिया को लेकर इस तरह की बात करें। और एक चीज और सिर्फ मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये जरूर कि जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से, जितना पारदर्शी तरीके से केजरीवाल मीडिया को बाकी संस्थानों से अलग कर रहे हैं, मामला उतना है नहीं। अगर आप इसके पूरे बिजनेस पैटर्न पर जाएंगे, क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर जाएंगे, तो जो राजनीति कर रहा है वही मीडिया चला रहा है, जो रियल एस्टेट के धंधे में वही मीडिया चला रहा है, जो कॉर्पोरेट के दूसरे बिजनेस में लगा वही मीडिया चला रहा है। तो अगर केजरीवाल मीडिया को इस तरह से करना भी चाहेंगे तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि ऑनरशिप का पैटर्न अंदर से एक दूसरे से बहुत मिला हुआ है। तो अगर आप मीडिया पर हाथ डालते हैं तो आपको कॉर्पोरेट पर हाथ डालना होगा, रियल एस्टेट के बिजनेस पर हाथ डालना होगा, और ये कोई आसान काम है नहीं। ठीक। ओम जी, एक दूसरा विषय है, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी का मामला है। नेपाल में भी जो भूकंप आया तो वहाँ भारतीय मीडिया ने, ख़ास करके टीवी चैनल्स ने जिस तरह से कवरेज किया, उसको लेकर के बड़ी नाराज़गी है। और नाराज़गी सिर्फ सोशल मीडिया पे अनजान लोगों की नहीं, कई वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मित्र हैं, युवराज घिमरे, कनकमणि दीक्षित वगैरह जैसे लोग, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय मीडिया ने जिम्मेदाराना तरीके से इस भूकंप का कवरेज ठीक ढंग से नहीं किया। क्या कहेंगे? कनकमणि कुंदा ने कहा है। कनकमणि दीक्षित का भी ट्विटर पे आया है। उनके भाई जो कुंदा हैं जी, उन्होंने सबसे पहले उसका विरोध किया जी। हालांकि उन्होंने कहा कि सारी सब लोगों की राय हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी एक बड़ा ऐसा सीके लाल जो है उन्होंने भी कहा। जी, मैं ये मानता हूँ कि असल में हमारे यहाँ पर जो मीडिया यहाँ से गया
उस मीडिया ने जो है वो जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए थे, एक तो उनकी तरफ जाहिर है कि यहाँ से मीडिया गया, तो वो तो मेरा मानना है कि भारत के लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि हमारे लोग वहाँ जो फंसे हुए हैं उनको हम लोग किस तरह से निकाल के ला रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ जो हमारे मीडिया की थी वो ये थी कि भारत सरकार जो है उसकी भूमिका को थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके बताया गया कि सब देखिए किस तरीके से मोदी जी ने तुरंत 2 महीने में किया, दो घंटे में बैठक कर ली और ये सारी चीज़ें कही, इतनी देर में हमारे ईंधन से इतने जहाज चल पड़े, वहाँ तक ठीक है। लेकिन लगातार वही चलता रहा तो ऐसा लगा कि भारत के अलावा और देशों ने कुछ काम वहाँ पे किया नहीं, तो वहाँ के लोगों को फिर लगने लगा कि प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरा, वहाँ जो हेलीकॉप्टर फौज के थे, जो लोग पत्रकार वहाँ साथ में गए, तो वो ज़्यादातर उन्हीं की चीज़ें ज़्यादा बताते रहे किस तरीके से हमारे सैनिक जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं। पर कई खबरें जो स्थानीय अखबार थे उनमें भी आती थी कि भारतीय परिवार जो है वो किस तरह से वहाँ पे अटका रहा और एक केंद्रीय मंत्री के कहने पे हेलीकॉप्टर वहाँ जो पहुँचा वहाँ उन्हीं लोगों को जिनको कहा गया था उनको लेकर के चला गया। वैसी खबरें हमारे यहाँ पे नहीं आई। तो ये एक छवि बनना जो है वो स्वाभाविक था कि निष्पक्ष ढंग से नहीं, केवल प्रचार का काम हमारे लोग कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग दबे फंसे हुए हैं, जिस तरह की हमारे यहाँ एक शब्दावली बन गई है, इतनी आलोचना के बाद में भी ये पूछना कि आपको कैसा लग रहा है वगैरह, तो उस वक्त वो फिर लोगों को थोड़ा दर्द हुआ। तो ये प्रतिक्रिया मेरे ख्याल में उस वजह से हुई। राहुल जी, वहाँ से जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, गो होम इंडियन मीडिया, एक बड़ी तादाद में वहाँ से हैं। और ये जो अभी चर्चा हुई, मैंने जिन पत्रकारों का नाम लिया उनका भी बयान आया है और एक ख़ासा माहौल है और एक तरह से कहें तो इंडियन मीडिया ने अपने आप को हॉस्टाइल बना लिया है नेपाल में। ये कहना मेरे ख्याल में ज़्यादती नहीं होगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये भारतीय मीडिया को इस पे गौर करने की ज़रूरत है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आती है? कुर्बान, मुझे याद आता है कि जब वहाँ पे राजमहल में नरसंहार हुआ था नेपाल में, उस समय मैं वहाँ गया था उसकी कवरेज के लिए और उस वक्त भी मैंने भारतीय मीडिया के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश लोगों में पाया था, पत्रकारों में भी और आम तौर पे आम लोगों में। और खुद जब मैं सड़क पे लोगों से बात करता था, कई बार वो भी अनुभव होता था। उस वक्त क्या कारण था? तो देखिए, ये एक भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी समय से उनमें एक अजीब सा तनाव रहा है। एक तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो एक सहज रिश्ता नहीं है, बहुत करीबी रिश्ते हैं, लेकिन भारत के आकार और भारत का जो एक भारत से जो एक नैतिक दबाव महसूस करता है एक आम नेपाली अपने क्षेत्र, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, उससे एक प्रतिक्रिया पैदा होती है। वहाँ ये पुरानी है। आप किसी भी क्षेत्र में वहाँ जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, आपको ये मिलेगा। तो दूसरी बात ये कि ये बात सही है कि हमारे मीडिया ने आत्मप्रचार ज़्यादा किया, आत्म प्रशंसा ज़्यादा की। और देखिए, जो कोई तकलीफ में होता है और छोटा होता है, वो अपने एक नैतिक स्वाभिमान को बनाए रखना चाहता है और उस पर जब एहसान का बोझ कुछ ज़्यादा लादा जाने लगे या उसको महसूस होने लगे कि ये लादा जा रहा है, तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, उसको अच्छा नहीं लगता। इतनी संवेदनशीलता रखकर रिपोर्टिंग करना होनी चाहिए। ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कई बार आपाधापी में और जब आप एक प्राकृतिक आपदा को इस तरह की उस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें इतनी नाजुक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना कई बार संभव नहीं होता। इसलिए हो सकता है कि अतियां हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि भारतीय मीडिया ने वहाँ कुछ ऐसा किया है जो वो भारत में ही नहीं करता ऐसे आपदाओं के समय। नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है आपकी नज़र में। विनीत कुमार साहब, आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है, जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे कि एक बहुत पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर था, एक बड़े भाई वाला, एहसान वाला, और ये कि हम आपकी दुख दर्द में खड़े हैं लेकिन एक आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति लग रही है कि जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसमें शब्दों के प्रति यकीन मर गया है। जो वो बोल रहे हैं वो लग नहीं रहा है कि वो ऐसा महसूस भी कर रहे हैं। मुझे रघुवीर साहब की कविता में 2 लाइन उसके दोहराना चाहूँगा। कुछ इस तरह से पंक्ति है कि 400 लोग मारे गए, दूरदर्शन दिखाता है, टूटे हुए खंडर और शहतीर अखबार बताता है, भीतर से खबरें आती है हरा कर। तो जो वो बोल रहे हैं, जो जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है, वो उनके विजुअल में नहीं दिख रहा है, और वो खबर नहीं खोज रहे हैं, वो उन प्राकृतिक आपदा के बीच अपने चैनल का प्रमोशन खोज रहे हैं। तो जब आप आपदा के भीतर से विज्ञापन निकालना शुरू करेंगे अपने लिए और अपने चैनल के लिए, तो जो स्वाभाविक है कि लोगों का गुस्सा होगा। और सबसे जो खराब पक्ष मुझे निकल कर आया वो ये
कि जिस तरह से वो कवरेज कर रहे थे, अगर भारतीय मीडिया और चैनलों को देखेंगे लोग तो लगेगा कि ये सारी चीजें नेपाल में नहीं हुई, हिंदुस्तान में हुई है। तो अगर ज्योग्राफिकली तो वो नेपाल की घटना है, लेकिन जो कवरेज वो किया गया उसको उन्होंने नेपाल को भारत के भीतर ले आया, और ऐसा लगने लगा कि जो प्रधानमंत्री और बाकी पूरी मशीनरी है वो नेपाल की, वो भारत की नहीं नेपाल की है। तो ये जो विरोधाभास है और जो एक शांत तरीके से विजुअल को समझने की है, जो संवेदनशीलता होती है, जो भाषा के प्रति, शब्दों के प्रति यकीन है, वो पूरी रिपोर्टिंग में बिल्कुल मरा हुआ मुझे दिखाई। जी प्रभाकर सिन्हा साहब जी, आप इस ट्रेंड को किस तरह से देख रहे हैं? इस ट्रेंड के जैसा कि अन्य लोगों ने भी बताया कि भारत में भी बहुत सारे जो कवरेज हुए हैं, सेंसिटिविटी के अगर मानक पे देखा जाए तो बहुत ही बुरा कवरेज है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अब किसी के पिता की मृत्यु हो गई और टेलीविजन में ये सवाल पूछा जाए उसकी बेटी से कि आपके पिता के साथ कैसे संबंध थे। अब इस ढंग के प्रश्न सिर्फ इसमें नहीं, मुंबई वाले घटना में जब टेररिस्ट अटैक हुई, वाराणसी बम ब्लास्ट, और यहाँ ऐसे जितने भी प्राकृतिक आपदा और इस ढंग की जो दुखद घटनाएं हैं उसकी कवरेज में मीडिया, खासकर टेलीविजन चैनल ने जिस ढंग का कवरेज किया है उसको देखकर हंसी ही आती है, और उसकी कवरेज को एक तरीके से कह सकते हैं बचकाना कवरेज है ओवरऑल। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक मैं कहना चाह रहा था कि जो केजरीवाल ने जब बात कही है, इससे पहले भी बहुत लोग बात करते रहे हैं। हालांकि उन लोगों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति में नए हैं। जैसे मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि बाजारू कह दिया था, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आरोप था। और कुछ शब्द कह देना वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि बाजारू ठहराना वो शब्द नहीं था, वो तो आपने पूरा एक तरीके से चरित्र पर उंगली उठाई ना। बाद में उनके मंत्री ने विषा भी कह दिया था, काटजू साहब ने भी कहा, पर ये मौका है ऐसा। और मनमोहन सिंह भी जब गए थे चंडीगढ़ प्रेस क्लब के आयोजन में, तब उन्होंने भी बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए थे। उस पर जो है अजीत भट्टाचार्य जी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी एडिटर्स गिल्ड ने बिठाई थी, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सही कहा है, मीडिया सचमुच घेरे में है और मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम करता है। लेकिन जब सरकार के इतने लोग सोचते हैं और प्रधानमंत्री खुद सोचते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे इदारे, ऐसी संस्थाएं जो हमारे यहाँ हैं लेकिन उनके हम कहते हैं दांत नहीं है, जैसे प्रेस काउंसिल है, तो आप ऐसी मजबूत संस्थाएं बनाएं जो खुद पत्रकारों से ही सुशोभित होती हैं, उनके सदस्य पत्रकार ही होते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो उन संस्थाओं को मजबूत करने का काम आप नहीं करते हैं और आप बाजारू कहते रहेंगे या खुद ट्रायल करेंगे। संस्था है उसको मजबूत बनाया जाए, हाँ, या नई संस्था बनाइए, पर ट्रायल खुद आप करने लगे, इसकी नौबत न आए। आने वाले दिनों में और नेता भी ऐसी बातें कर सकते हैं। थानवी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दुखद पक्ष ये है कि जो काउंसिल इस तरह की कार्रवाई किसी चैनल या संस्थान पर करता है, वो खुद को अपने से अलग कर लेते हैं। मतलब उनके फैसले को वो मानते नहीं। और बहुत हाल में 2-3 चैनलों के साथ ये घटना हुई है कि जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध या जिस पर किसी तरह के दंड या कुछ लगाए गए हैं उस पर नियम, उन्होंने अपने कोई संस्था से अलग कर लिया। उसका आप क्या कर सकते हैं? राहुल देव जी, अभी 18 जनवरी को जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं अरुण जेटली साहब, उन्होंने JS वर्मा मेमोरियल लेक्चर दिया था, और उसमें मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही ये विषय था। और उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया कई बार अपनी हदों से बाहर चला जाता है, और 10 सूत्र उन्होंने दिए थे कि साहब सेंसरशिप तो लगाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन मीडिया को खुद से एक अपने आप एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। तो ये बात आ रही है, बार बार आ रही है, और मीडिया की गैर जिम्मेदारी कई बार साबित भी हुई है। फिर वो बात हो नहीं पाती जिसकी तरफ ओम थानवी साहब इशारा कर रहे थे। देखिए, ये इसमें कुछ भी नया नहीं है कुर्बान, हम सब जानते हैं। हम कम से कम दशकों से ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, और नियमन की बात, आत्मनियमन की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रेस को या पत्रकारिता को निरंकुश आज़ादी नहीं मिल सकती, वो निरंकुश होने की मांग नहीं कर सकता। हमें भी एक अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासन का उल्लंघन लगातार होता रहता है। एक तो हमारे यहाँ मैं कहूँगा कि अगर रोक लगनी है पहले, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ संख्या पे लगनी चाहिए। जितनी बड़ी संख्या में अखबार और चैनल हमारे यहाँ हैं, खुलते आ रहे हैं, उससे तो अस्वस्थ होड़ होगी ही होगी। तो बहुत सारी चीज़ों में नियमन की और अनुशासन की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सही है कि हमसे काफ़ी गलतियां हो रही हैं। हमें कटघरे में खड़ा किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन हम ही अगर अपने को खड़ा कर लें तो बेहतर होगा, हम ही उसका इलाज भी ढूंढे तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
और आत्मनियमन के नाम पर हमने अपने आप को बाकी सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन हमने नियमन भी सचमुच ईमानदारी से किया नहीं है। तो कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि केवल आत्मनियमन ना हो मीडिया द्वारा ही, और सरकारी हस्तक्षेप भी ना हो। बीच की एक ऐसी चीज़ हो जो प्रामाणिक हो, पारदर्शी हो और जिसके पास ताकत भी हो, वो एक संस्था बनानी पड़ेगी। प्रभाकर सिन्हा साहब, इसमें ऐड करना चाहूंगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इसमें आप चूंकि मीडिया स्टडीज करते हैं, आपका संस्थान इसी काम में लगा हुआ है, आप भी खुद इसमें कई किताबें लिख रहे हैं, तो इसके लिए जो जिस मैकेनिज्म की राहुल देव जी बात कर रहे थे वो हो कैसे? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन, को रेगुलेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन की बातचीत होती है और होती आई है दशकों से, लेकिन कोई भी फॉर्मेट इफेक्टिव नहीं है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलेंगे। दो चैनल एक दूसरे के खिलाफ दिन भर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और एनबीएसए जैसी संस्था कुछ कर नहीं रही है, और ऐसे संगीन आरोप लगाते हैं जिसको देखने के बाद लगेगा कि अच्छा, ये चैनल क्या कर रहे हैं। और ये मजाक जो उसके सदस्य हैं उन चैनलों ने भी उस संस्था का उड़ाया है, और ना ही चैनल वाले और ना ही गवर्नमेंट दोनों इस मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है कि कुछ सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए। जैसा राहुल जी ने कहा कि वो सिर्फ बचने के लिए इस ढंग का एक ढोंग कर रहे हैं, और चैनल वाले भी ढोंग कर रहे हैं, और सरकार भी इस ढंग का एजम्पशन क्रिएट करना चाहती है कि हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं करेंगे। विनीत साहब, आपकी राय में क्या होना चाहिए? मुझे तो जो सेल्फ रेगुलेशन की जितनी संस्थाएं हैं वो बहुत ही हल्की नजर आ रही है, समझ में आ रही है। मेरा सिर्फ सवाल इस पर जाकर टिकता है कि आप रेगुलेशन किसका कर रहे हैं, ओनरशिप का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक ओनरशिप पैटर्न के सवाल को इस पूरी बहस में शामिल नहीं करेंगे, आप कितने भी तरह का रेगुलेशन कर लें, कुछ मीडिया का होने नहीं। क्योंकि आप संपादन के स्तर पर रेगुलेशन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया चल ही नहीं रहा है संपादन के दम पर, वो तो चल रहा है पूरे ओनरशिप पैटर्न के दम पर। तो जब तक इस पूरे रेगुलेशन में ओनरशिप को दायरे में नहीं लाएंगे, बात बनेगी नहीं। तो वो उसके लिए क्या रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता ये होगा, पिछले दिनों भी सरकार ने ये बात कही कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, कि एक ही संस्थान कई तरह के मीडिया चीजों को चला रहा है, एक ही संस्थान कई तरह के दूसरे बिजनेस में लगा हुआ है। कोई तो लिमिटेशन होगा, कोई तो आप सीमा रेखा बनाएंगे ना कि भाई एक संस्थान है वो रियल एस्टेट भी चलाए, चिट फंड कंपनी भी चलाए और मीडिया भी चलाए और अखबार भी चलाए। तो इस तरह के होता क्या है कि आपका जो मदर बिजनेस है उसका पूरा प्रेशर मीडिया पर आ जाता है। कई बार ये मीडिया जो है वो पर्दे का काम करने लगता है, जो दूसरे बिजनेस धंधे है उसको बचाने के लिए। तो ये सारे जो झोल अंदर चल रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे हैं, उसको बहुत साफ तरीके से बाहर लाने की जरूरत है, और उसके बाद रेगुलेशन की बात करें। अभी क्या हुआ था, आपको याद होगा कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ आया कि उन्होंने टैक्सी मांग ली थी किसी व्यापारी से, और अखबार वालों ने उसको निकाल दिया। तो इसको लोगों ने तारीफ की कि देखिए इस बात का नोटिस लिया गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि किसी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में जेल में डाला गया, और कोई भी कार्रवाई जो है वो चैनल ने नहीं की। ये जो बात कर रहे थे कि असल में ये जो मालिकों और इस तरह का इस सिलसिला चलता है, इसके ऊपर नकेल आप कैसे डाल सकते हैं? एनबीए कुछ भी नहीं कर रहा। अगर एनबीए संस्था आपने बना दी तो इसलिए बना दी कि उस वक्त उनको लगा कि कुछ हमारे ऊपर जो है ये हाथ सरकार डालेगी। बोले हम खुद जो है, ये राहुल जी ने ठीक कहा कि आप भी कहते हैं कि हम अपना नियमन खुद कर लेंगे। नियमन आप खुद कर नहीं पा रहे। अगर आप इस वक्त ऐसे माहौल ऐसे कुछ नहीं कर सकते। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, 400 से ज्यादा चैनलों को, न्यूज चैनलों के लिए लाइसेंस दिया गया है, और इस कंट्री में अभी तक ये कैपेसिटी नहीं है कि 10 से भी ज्यादा चैनल प्रॉफिटेबल मॉडल पे वो चल पाए। तो अगर आपके 10 चैनल नहीं चल पा रहे, सरकार को भी ये पता है, तो फिर आपने 400 चैनल का लाइसेंस क्यों दिया? दूसरे लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें रियल एस्टेट सारे पॉलिटिकल पार्टीज चैनल है, के आप तो साउथ में सवाल देखें ये तो है ओपन कि है। ये भी तो फिर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि इतने नंबर ही चलेंगे या इतने ही लाइसेंस दिए जाएंगे? देखिए, उसमें ये कुछ बड़े संवैधानिक मुद्दे हैं, लेकिन इनका रास्ता निकाला जा सकता है अगर उस पर सब लोग शामिल हो जाएं। इसमें अंततः संसद को आना पड़ेगा, लेकिन देश को ये विचार करना पड़ेगा, संसद को भी करना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में, जो प्रभाकर ने कहा कि इतने चैनलों अखबारों को पचाने की क्षमता है, इतने उनको देखने की क्षमता है, तकनीकी क्षमता है, तो और क्या हमें इतनी की जरूरत है? दुनिया में कहीं नहीं है इतने, और जहां कम है वहां भी समस्याएं होती रहती हैं, वहां भी मालिकों के बहुत संक्षेप में सिर्फ राघव बहल और उदय शंकर जैसे जो लोग चैनल चला चुके हैं वो कहते हैं कि इंडिया में न्यूज चैनल चलाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, और उनके जो रीसेंट वेंचर है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो घाटे में थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर सिन्हा साहब, राहुल देव जी, ओम थानवी साहब और विनीत कुमार साहब इस चर्चा में
भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस होगी और देश की मीडिया को एक जिम्मेदार मीडिया बनाने में एक मदद मिलेगी। एक कोई मैकेनिज़्म ऐसा इवॉल्व होगा जिससे मीडिया पर जो सवाल रोज़ाना उठते हैं वो उठने बंद हो जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।